नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल मई में पूरा होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का व्यक्तिगत प्रदर्शन 2019 और 2014 के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा था। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले से बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विकास परिषद एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आज सोमवार से प्रारंभ हो गए। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल मई में पूरा होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का व्यक्तिगत प्रदर्शन 2019 और 2014 के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा था। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। उसे 240 सीट ही मिली और उसके नेतृत्व वाले एनडीए 293 सीटों तक पहुंची थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक का सफर 234 सीटों पर थम गया था। ऐसे में विपक्ष पर बार बार यह कहना था कि इस बार मोदी सरकार घटक दलों के दबाव के चलते पहले जैसे साहसिक फैसले नहीं ले सकती है। इतना ही नहीं, एनडीए गठबंधन के टूटने की भी भविष्यवाणी कर दी गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने मजबूती से कदम उठाए हैं। लेकिन विपक्ष के दावों से हटकर बीजेपी ने भी अपने तीसरे कार्यकाल में वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित कराने में सफलता पाई है। राष्ट्रपति की मोहर के बाद अब यह कानून का रूप ले चुका है। ऐसे में मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने से पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मोदी सरकार 3.0 की उपलब्धियां गिनवाई है। इस वीडियो में पार्टी ने वक्फ कानून के बाद अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी की ओर अपना इशारा किया है। बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो का टाइटल बिग मूव्स अंडर मोदी 3.0 का जर्नी जस्ट बिगिन की चर्चा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। केंद्र सरकार के कार्यकाल का 3 साल पूरे हो गए, साथ ही आज मोदी सरकार के अंदर 3.0 के तहत उपलब्धियां भी गिनाई गई है। आज मोदी सरकार की तीसरी सरकार से 1 साल पूरे हो गए हैं। लोग कह रहे हैं ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए मजबूत डिसीजन नहीं लेगी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के हर पहले साल में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसे इस बार वक्फ संबंधी विधेयक को पारित करा है। भारत के इतिहास में हमें ये देखना होगा कि 1984 के बाद भारत में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और कांग्रेस कभी भी 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। इसलिए विपक्ष को तो इस पे सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है। और भाजपा ने वक्फ संबंधी विधेयक पास करके बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि वो अपने एजेंडा से नहीं हटेंगे, क्योंकि 2024 में थोड़ा सा जो पब्लिक के अंदर ये मैसेज गया था कि संविधान में बदलाव कर देंगे, आरक्षण में बदलाव कर देंगे, उसकी वजह से सीटों में कुछ कमी हुई। लेकिन भाजपा ने अपने एजेंडा में और अपने घोषणा पत्र को बिल्कुल लागू करने की पूरी कोशिशें करी हैं। और जैसा भी आपने बोला है कि उनका वीडियो ये बता रहा है कि अब वो यूसीसी की ओर अग्रसर होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर डिस्कशन चल रहा है, तो भाजपा अपने एजेंडा पे पूरी तरीके से कायम है। विपक्षी पार्टियों को ये देखना होगा कि अगर वो लोगों का सहयोग लेके भी चल रहे हैं तो भी वो अपने एजेंडा में कोई बदलाव नहीं कर रहे। जी, लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 को जो था उसमें बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था मुकाबले 2019 और 2014 के, और विपक्ष ने भी ये निशाना साधा था सरकार के ऊपर कि जो बीजेपी है वो अपने काम सही से नहीं कर पाती है और महागठबंधन वो भी टूट जाएगा, पर वो नहीं टूटा है। आज हमें ये देखना होगा कि विपक्ष ये कह रहा है कि कोई सरकार अगर वो पूर्ण बहुमत की 2 बार थी और एक बार उसमें 32 सीटें कम रह जाती हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ये वो विपक्ष कह रहा है जिसमें विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 2014, 19 और 24 के चुनावों में तीनों बार मिला के भी 242 सीट नहीं ला पाई है। तो विपक्ष को ये अधिकार कहाँ से आ जाता है ये कहने का कि ये कमजोर हो रहा है पक्ष और विपक्ष मजबूत हो रहा है। विपक्ष को हमेशा ये देखना होगा कि वो जिस स्तर पे खड़ा है वहां से सरकार बनाना बहुत दूर अभी दिख रहा है।
भाजपा की अपने आप में 242 सीटें हैं। भाजपा का आज 20 से ज्यादा राज्यों में शासन है। विपक्ष आप देखिए 2024 के चुनाव के बाद भले ही उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करा, लेकिन उसके बाद जो और राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें उनकी क्या स्थिति हुई। हरियाणा में कांग्रेस और आप एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ी, दिल्ली में कांग्रेस और आप एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ी। ये चीजें जो है देखने वाली है कि विपक्ष में 24 के बाद कोई एकजुटता नहीं है, बिखराव दिख रहा है। जी, वक्फ कानून पारित होने के बाद अब जो सरकार है वो यूसीसी की तैयारी में जुट गई है और ये एक देश के लिए अच्छी पहल है, यूसीसी कानून लागू होना। भाजपा की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो जो भी कोई नया चेंज लाना चाहते हैं वो उसको पब्लिक के डिस्कशन के डोमेन में शुरू कर देते हैं। जैसे वक्फ संबंधी विधेयक जब वो लाए तो उन्होंने 1 साल इस पे जेपीसी बना के तरह तरह के डिस्कशंस कराए और लोगों की राय ली, राय इकट्ठा करी, फिर इसको एक विधेयक का रूप दिया। उसी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से भाजपा ने अपने 1 साल इस शासन के पूरे होने पे यूसीसी की पहल की ओर अग्रसर होने का रास्ता साफ कर दिया है। अब आज से ये डिबेट का विषय हो जाएगा और कुछ दिन बाद हमें सरकार की इसका सकारात्मक अप्रोच देखने को मिलेगी। यूसीसी में भी उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में भी यूसीसी की पहल चली थी, पर वहां पर भी यूसीसी को लेकर काफी विरोध देखा जा रहा था। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भाजपा की यही स्ट्रैटेजी है कि भाजपा इस एजेंडे को, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए ना उसको डिस्कशन के लिए छोड़ देती है। आप देखिए यूसीसी का एक बार उत्तराखंड में विरोध हुआ, लेकिन यूसीसी जब देश भर में लागू होगा तरह से कुछ राज्यों में विरोध होगा, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस आ जाता है लोगों, क्योंकि लोग उसके फायदे जानने समझने लगते हैं। अगर आप एकदम से कोई चीज ले आओ तो लोगों तक उसके फायदे पहुंचाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप पहले से उसको डिस्कशन में ला दो तो वो चीजें लोगों तक पहुंच जाती है। जी, अभी भी देखा जा रहा है कि वक्फ कानून को लेकर काफी लोगों को नहीं पता कि वक्फ कानून क्या होता है और इसी को लेकर बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया है। बिल्कुल, सरकार का यही दायित्व होता है कि अगर आप कोई बदलाव करते हो तो आपको लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार इस तरीके के बड़े डिस्कशन अपने सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में लेती है, जिससे कि उसके पास अगले 4 साल होते हैं जनता तक अपनी बातें पहुंचाने का और अपने किए गए कार्यों को उन तक पहुंचाने का। जैसे भाजपा ने 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटाई थी और फिर 3 से 4 साल में उसको लोगों तक पहुंचाया था। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसिया की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता को पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। बता दें, जस्टिस गवई अगले महीने CJI बनने वाले हैं। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही है। दूसरा और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें वकील ने मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से सवाल किया है कि आपकी इस सूचना का सूत्र क्या है, क्या आपने खुद जांच की थी? इस पर वकील ने जवाब दिया, मीडिया रिपोर्ट्स। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष अग्रवाल जी, मुर्शिदाबाद में अभी भी हिंसा जारी है और हिंसा को लेकर 10 दिन हो गए, अभी मुर्शिदाबाद के क्या हालात है? देखिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा जारी है। मैं भी नहीं गया हूँ वहाँ, आप भी नहीं गई होंगी, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पीछे का इतिहास ऐसा कहता है कि मणिपुर में जब ऐसी हिंसा की रिपोर्ट आई थी तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया था, सो मोटो कॉग्निजेंस दिया था और सरकार को निर्देशित करा था। तो जनता की उपेक्षा ये है कि जैसे मणिपुर में थी वैसे ही भारत की किसी भी हिस्से में अगर ऐसी घटना की सूचना आती है तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पे निर्देश देना चाहिए, जो भी वो उचित समझे। जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद कब जाएगी? ममता बनर्जी देखिए अपने बयानों में कह रही है कि बीजेपी और BSF मिलकर ये हिंसा करा रही है और जब सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में रिपोर्ट देती है जहां पे वो इसका जवाब देती है, जब हाई कोर्ट ने BSF तैनात करी थी तो वो कहती है कि वहां पे
जो मॉब था वो इतना हावी हो गया था कि उसने पुलिस वालों की राइफलें तक छीन ली थी, बंदूक तक छीन ली थी, तब ये घटना हुई। ममता बनर्जी को ये तय करना पड़ेगा कि वो बंगाल की जनता की सीएम है या किसी एक विशेष जाति की सीएम है। अगर वो बंगाल की जनता की सीएम है तो उनको वहां जरूर जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत के किसी भी भाग में ऐसी घटना होती थी तो विपक्ष के सारे नेता उस तरफ दौड़ पड़ते थे, आपने देखा होगा। और जगह की हिंसा हो, चाहे यूपी की हो, चाहे मणिपुर की हो, कांग्रेस और विपक्षी दल वहां जाते थे। लेकिन बंगाल की मुर्शिदाबाद की हिंसा पे कोई विपक्षी दल ना एक शब्द बोल रहा है, ना वो वहां जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों ने ये क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे एक बड़े समुदाय का घटना में इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे वो अपने शब्द नहीं बोलेंगे, जिससे कि उनका वोट बैंक मजबूत होता रहे। जी, पर जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वो लगातार देखा जाता है अपना बयान भी देती है, तो ऐसा लगता है कि वो विशेष समुदाय की ओर से अपना बयान जारी करती है, पूरा राज्य की वो सीएम नहीं लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर कोई भी सीएम ना एक पक्ष में बोलेगा तो लोगों को ऐसा ही प्रतीत होगा। इसलिए जब आप एक संवैधानिक पद की शपथ लेते हैं तो आप किसी एक विशेष वर्ग के नहीं होते, आप उस प्रदेश की जनता के होते हैं। और अगर प्रदेश की जनता के संग आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको संवैधानिक पद पे बने रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या उनका मुर्शिदाबाद ना जाना किसी तुष्टिकरण की ओर संदेश देता है कि अगर वो मुर्शिदाबाद नहीं जा रही है, 10 दिन हो चुके हैं और वहाँ की वो सीएम है, उनको मुर्शिदाबाद भी जाना चाहिए, तो क्या उनकी ये तुष्टिकरण की राजनीति मानी जाए? बिल्कुल। देखिए, एक वो वहाँ जा नहीं रही है, दूसरे वो वहाँ किसी को भेज नहीं रही है, तीसरे वहाँ वो लोगों को जाने से रोक रही है। जी जी। क्या वहाँ जब राज्यपाल जाते हैं, एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन जाती है, तो उन्हें क्या किसी प्रकार की परेशानी होती है? जब वो पीड़ितों तक पहुंच सकती है तो वहाँ की एक चुनी हुई निर्वाचित मुख्यमंत्री ये कैसे कह रही है कि वो पीड़ितों तक नहीं पहुंच सकती उनकी बात सुनने? अगर राज्यपाल पहुंच सकते हैं तो वो भी पहुंच सकती है, लेकिन अगर वो उन पीड़ितों की बात सुनना नहीं चाहती तो फिर ये इशारा करता है कि क्या वो एक विशेष जाति के वोटों के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। जी, ये भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव होने और उसी को लेकर वो विशेष समुदाय का पक्ष लेती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले से बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल आप पार्टी ने तय किया है कि वो अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ कर दिया है। आतिशी की माने तो उनके पास अब एमसीडी में बहुमत नहीं है, इसलिए अब उनकी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं लड़ेगी। आतिशी ने कहा कि अगर वो उनकी पार्टी मेयर के चुनाव लड़ती है तो उनको पार्षद खरीदने और तोड़ने होंगे, इसीलिए वो ये सीट बीजेपी के लिए छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि बीजेपी के पास अच्छा अवसर है, वो डबल इंजन नहीं बल्कि मेयर बनाकर ट्रिपल इंजन सरकार चलाए। आतिशी ने कहा अब जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता की सुरक्षा सभी अब बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है और आम आदमी पार्टी एक अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा हमारे पार्षदों को डराकर धमकाकर लालच देकर भाजपा अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है, जिसके बाद हमने फैसला लिया है कि इस बार मेयर चुनाव में हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विकास परिषद एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आज सोमवार से प्रारंभ हो गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटियों को भवन का कब्जा, भुगतान और दूसरी औपचारिकताओं में आने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से 25 अप्रैल तक विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंपों में आवास विकास परिषद अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सूडा ही नहीं डूडा के भी अधिकारी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिलहाल योजना का शुभारंभ राजधानी लखनऊ के साथ सुल्तानपुर से किया जा रहा है। आवास विकास परिषद के इस विशेष कैंपों में पीएम आवास योजना के भवन के आवंटन के साथ कब्जा, प्रबंधन, सूचना प्रणाली, एमआईसी पोर्टल पर एंट्री सहित दूसरी सभी औपचारिकताओं की पूर्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इस दौरान हितग्राही आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल, राशन कार्ड, निवास का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। इस दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी पहल की है और ये जो पहल है, आवास परिषद शिविर लगाए जाएंगे जिससे कि लोगों को आवास मिलने में सुविधा प्राप्त होगी और जो उनको दिक्कतें आ रही थी उसका भी निस्तारण जल्द से जल्द सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा।
वहीं आपको बता दें कि योजना भवन के आवंटन के बाद कब्जा प्रबंधन सूचना प्रणाली MIC पोर्टल पर एंट्री सहित दूरी सभी औपचारिकताओं की पूर्ति की जाएगी। और खास बात यह है कि इस दौरान हितग्राही आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, BPL राशन कार्ड सहित अन्य कार्ड भी अपने साथ रखने होंगे। और CM योगी आदित्यनाथ की एक ये अच्छी पहल है, जिससे कि आवास विकास परिषद के द्वारा शिविर लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटियों को भवन का कब्जा, भुगतान और दूसरी औपचारिकताओं में आने वाली दिक्कतों से भी निजात मिलेगा। यह जनता के लिए भी अच्छी पहल है। वहीं आपको बता दें कि आवास विकास परिषद एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यह आज से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, CM योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी पहल की है और इस पहल के जरिए आवास विकास परिषद एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा और वो जो आयोजन है वो आज से शुरू हो गया है। बिल्कुल तुलना, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आवास परिषद की बैठक की और आवास परिषद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश दिए। इसमें 21 अप्रैल से विशेष कैंप शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के कहा कि जो आवंटी है उनको योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जो जानकारियां जो है अधिकारियों से मांगी है कि कहाँ पर जो आवंटन किए गए आवंटियों को कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, आवास विकास परिषद की जमीनों पर जो कब्जा है उसे मुक्त कराया जाए। इन तमाम बातों को लेकर विशेष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक में निगरानी रखी और आज रातों को भी जुटा और उसके साथ 21 अप्रैल को यहाँ पर जो है विशेष लोगों के लिए अभियान चलाया जाए। अभियान के तहत लोगों को इस माध्यम से जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में ये जो सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं आवास विकास को लेकर, इसमें लगातार जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं देने की बात की जा रही है, चाहे आवास विकास परिषद में नए आवंटन को लेकर हो या आवंटियों को को लेकर हो, इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कैंप चलाने की बात कही है, उसमें जो लाभार्थी है उनको जो काम किया जाए। हितग्राहियों को भी तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये भी उन्हें जो है उपलब्ध कराई जाए। इस बात को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बैठक रही है, उनको भी जो महत्वपूर्ण उसमें यह विषय रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को किस प्रकार से विशेष रूप से वहाँ लाभ दिया जाए, उस पर विशेष फोकस किया जाए और जो समस्याएं आ रही है इससे वो दूर किया जाए और जो पोर्टल है उस पर सारी जो जानकारियां हैं वह उपलब्ध कराई जाए। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रोड सबसे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत कैंप लगाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और समय समय पर इसकी निगरानी भी से की जाएगी ताकि जो प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास योजनाएं हैं, उसका कितना लाभ जनता तक पहुंच रहा है। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि चलाई गई थी और उसी के तहत आज कैंप भी लगाया जा रहा है, जिससे कि जो आवास को लेकर जो लोगों को दिक्कत हो रही थी उससे समाधान मिल सकेगा। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंप लगाए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पोर्टल से शिकायतें मिल रही थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास परिषद की बैठक बुलाई। आवास विकास परिषद को जो अधिकारी रहे हैं, चाहे उनको निर्देशित किया है कि सारी जो शिकायतें आ रही हैं तो गंभीरता से ध्यान दिया जाए। खासकर देखिए आवास विकास परिषद के जो यहाँ पर स्थान बने हुए यानी कि जो चिन्हित जगह है वहाँ पर सबसे पहले उनको कब्जा मुक्त कराया जाए और जो आवंटी है उनको यहाँ कब्जा दिलवाया जाए। इससे बहुत से शिकायत करता है जिन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद में उन्होंने फ्लैट खरीदा है या फिर उन्होंने वहाँ पर जगह ली है लेकिन उनके कब्जा नहीं हो पाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे खरीदारों को सुविधाएं देने को लेकर अधिकारियों से कहा है कि जो प्लाट है वहाँ उन्हें कब्जा दिलाया जाए। इसके साथ ही पोर्टल है उस पर सभी तरीके की एंट्री के माध्यम से पारदर्शिता की जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आय प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र साथ मान्य होंगे। इसके आधार पर जांच की जाएगी और उन्हें जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है वह मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर उन्होंने कहा कि केंद्र बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की योजनाओं को जो चलाया जाए और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। वही लखनऊ के सेक्टर वृंदावन योजना राजधानी रोड पर सुल्तानपुर रोड पर यहाँ प्रधानमंत्री आवास
संबंधित प्रबंधन कार्यालय और जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं उनमें तरीके के योजनाओं को लेकर कैंप लगाने हों तो उसका दिशा या इसके साथ एक और है यहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया अंगूरी बाग अयोध्या में वहां भी कैंप आयोजित किए जाएंगे तो बड़ी संख्या में आवास परिषद की तरफ से प्लाट यहाँ पर भवन लेकिन अभी नहीं मिल पाए हैं तो यहाँ से उस पर विशेष फोकस रखा जाएगा। यह बैठक में साफ रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।